गुड इवनिंग मैम। ठीक है। स्टूडेंट हमारा वो चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हम लोगों ने लास्ट कवर कर लिया था। ठीक है, उसमें हमें लास्ट टाइम उस क्वेश्चन में दिक्कत हो रही थी ना, कैसे लेना है वो इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज। हाँ, तो अभी नहीं होगी, एक बार आज देख लेंगे उसको दोबारा क्वेश्चन। चलो, पीवाई यूज करने हैं पहले, तो आज अपना सिलेबस तो कंप्लीट है। एक एसी जनरेटर वाला टॉपिक होता है, ठीक है। स्क्रीन शेयर कर सुन। हाँ बोलो। ठीक है, 2025 के पीवाई क्यूज करेंगे। और अपना एक टॉपिक बच गया था बेटा, इलेक्ट्रो वो एसी जनरेटर। एसी जनरेटर में क्या होता है, कोई बताएगा? एसी जनरेटर का प्रिंसिपल क्या होता है, तुम लोगों ने स्कूल में पढ़ा होगा। कुलदीप क्या कह रहे थे, बताओ। हाँ जी, देखो, अपना एक टॉपिक आता है यहाँ पे एसी जनरेटर, वो हम लोग एक बार देख लेते हैं। थ्योरी का ही टॉपिक है, तुम लोगों ने स्कूल के अंदर भी कवर किया होगा। डन। देख ले एसी जनरेटर क्या होता है। देखो, यस यहाँ पर बेटा क्या होता है, एसी जनरेटर एक हम लोग जनरेटर बनाते हैं जहां पर क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू व्हाट? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है ये। किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसका जो प्रिंसिपल है वो अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही है, इसी प्रिंसिपल पे वर्क करेगा। दूसरा होता क्या है इसमें बेटा, क्या होगा, एक तरफ यहाँ पर होगा नॉर्थ पोल एक मैग्नेट का, यहाँ पर होगा इस मैग्नेट का साउथ पोल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होती हैं ये। मैग्नेट है तो देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी होगी नॉर्थ से साउथ की तरफ, है ना। ये मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। इस मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में क्या करते हैं, एक कॉइल रखते हैं। ठीक है, एक कॉइल को रखा जाता है, ये कॉइल है। इस कॉइल में यहाँ कनेक्ट होते हैं बेटा स्लिप रिंग्स। ठीक है, और स्लिप, इनको क्या बोला है, स्लिप रिंग्स।
यहाँ स्लिप रिंग्स कनेक्ट किए जाते हैं और इनके यहाँ जस्ट साइड में कनेक्ट होता है ब्रशेस, ठीक है, ये ब्रशेस हैं, ये कनेक्ट होंगे और ये ब्रशेस किससे कनेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे आउटर सर्किट से, जहां पर तुम्हें ये एनर्जी चाहिए, जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो ये कन्वर्ट करेगा, वो कहाँ मिल जाएगी आपको, आउटर सर्किट में मिल जाएगी। अब होता क्या है देखो, ये कॉइल रखी हुई है तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में रखी है बेटा। मैं बोल दूं कि ये जो कॉइल है इसके पास नंबर ऑफ टर्न्स n है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मैग्नेटिक फील्ड b है, इस कॉइल का जो एरिया है वो a है, ठीक है, इस कॉइल का एरिया a है। अगर बेटा मुझे फ्लक्स निकालनी हो, कितना फ्लक्स पास हो रहा होगा, तो आप कहोगे मैम फ्लक्स का फॉर्मूला होता है NBA, राइट, कॉस थीटा, यही फॉर्मूला होता है फ्लक्स का, मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया और उनके बीच में बनने वाला एंगल, नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही फॉर्मूला होता है ना, फ्लक्स पड़ी होगी BA होता है, B डॉट A, डॉट को हटा के लगाते हैं हम BA cos थीटा, नंबर ऑफ टर्न्स है तो n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट, ये वही चीज है। क्लियर है? यस अब होगा क्या देखो, धीरे, अब फ्लक्स तो तब आएगी, फ्लक्स तो है लेकिन ईएमएफ कब जनरेट होगी भाई, जब समय के साथ साथ क्या चेंज करोगे, फ्लक्स, हाँ, समय के साथ फ्लक्स चेंज करोगे। तो यहाँ पर मैं फ्लक्स को चेंज कैसे कर सकती हूँ, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, मैं इसके जो तुम्हारा कॉइल है इसको धीरे धीरे रोटेट करूँ, ठीक है, अगर मैं कॉइल को रोटेट करूंगी तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो चेंज होगा। जैसे देखो अभी एरिया वेक्टर कहाँ आएगा, अभी एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा होगा, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट में दिखा रही हूँ जेड एक्सिस में, और तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो अभी तो कोई फ्लक्स पास ही नहीं हो रही है ना, BA cos 90 डिग्री रखोगे तो फ्लक्स 0 है। लेकिन बेटा जैसे जैसे धीरे धीरे अलाइन करोगे और ये कॉइल जब ऐसे आ जाएगी तो इसका एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। देखो जब ये कॉइल इस तरीके से रोटेट करेगी, धीरे धीरे आप इसको रोटेट कराओगे तो ये कॉइल जब इस ऐसे आएगी तो इसका एरिया वेक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। यहाँ पर क्या कर, आपको यहाँ पे क्या करना है, इस कॉइल को, अरे हाँ, इस कॉइल को आपने धीरे धीरे रोटेट करना है। इस कॉइल को अगर आप धीरे धीरे रोटेट करोगे तो फ्लक्स में चेंज आएगा। फ्लक्स में चेंज अब कैसे रोटेट करोगे, आप मान लो कि आप इसको ओमेगा से घुमा रहे हो, किसको, इस कॉइल को, अब हम ले लेते हैं कि ये कॉइल बेटा किसी एक्सिस पे ऐसे ओमेगा से घूम रही है, ठीक है, ओमेगा से घूम रही है, तो बेटा अगर ओमेगा से घूम रही है तो थीटा टाइम के साथ कितना होगा, ओमेगा टी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, ओमेगा अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, अब वेलोसिटी यहाँ पर एंगुलर है तो ओमेगा टी। तो आप कहोगे मैम ये तो फ्लक्स कितना हो गया, फ्लक्स हो गया NBA cos ओमेगा टी, ईएमएफ कितना हो जाएगा, d∅dt लिखोगे, कितना आया ईएमएफ, NBA एज इट इज cos, cos का क्या बन जाएगा, साइन, भाई डिफरेंशिएट कर रहे हो ना फ्लक्स पे ईएमएफ बनाने के लिए, d∅dt cos बन जाएगा ये साइन ओमेगा टी, ओमेगा कांस्टेंट है, ओमेगा मतलब ओमेगा टी में ओमेगा टी का भी होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा ईएमएफ। तो ये चीज याद रखनी है कि अगर रोटेटिंग का केस आता है जिसमें कॉइल रोटेट कर रही हो तो वहां पे जो एंगल होगा वो ओमेगा टी हो जाएगा, फाई ये रहेगा, ईएमएफ इस फॉर्मूले से निकलेगा साइन ओमेगा टी से। अब तुम्हें देखने के लिए क्या मिल रहा है, ईएमएफ कैसा है, ईएमएफ का ग्राफ कैसा आएगा, देखो साइन, साइन ग्राफ, तो साइन ग्राफ कांस्टेंट तो नहीं है ना ये, और जहां पर ये वोल्टेज कांस्टेंट ना हो साइन ग्राफ कैसा आता है बेटा, साइन का ग्राफ ऐसा होता है, कहां से शुरू होता है, कॉस जीरो, साइन जीरो कितना होता है, जीरो, तो जीरो से शुरू होगा, है ना, इस तरीके का ग्राफ होता है साइन कर्व, साइन ग्राफ। तो यानी यहाँ पर जब ये ईएमएफ का ग्राफ ये है तो इसका मतलब ईएमएफ कांस्टेंट नहीं है ना, ईएमएफ की डायरेक्शन चेंज हो रही है, वेरिएबल है, तो ऐसे को क्या बोलते हैं हम लोग, एसी वोल्टेज। तो ये एसी वोल्टेज है और यही ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगी,
करंट प्रोड्यूस करेगी। और अगर ईएमएफ अगर एसी है तो इसका जो करंट होगा वो भी कैसा होगा, एसी करंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप बोल भी सकते, इसीलिए इसका नाम क्या है, एसी जनरेटर। यानी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस करेगी वो कैसी होगी, कैसी होगी भाई, यानी करंट, ये ईएमएफ है तो करंट भी ऐसा ही आएगा, तो यानी एसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है, इसीलिए इसका नाम एसी जनरेटर है। अब कहोगे मैम एसी करंट क्या होता है, तो एसी बेटा अपनी डायरेक्शन चेंज करता है, पढ़ा होगा ना, एसी करंट की खासियत क्या है, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज करता है समय के साथ साथ। तो आपका एसी जनरेटर हमें कैसा करंट देता है, एसी। आया ना इसमें, देखो साइन ओमेगा टी वेरिएबल, तो यही है। स्लिप रिंग का फंक्शन क्या है कि जैसे अब आप इसको घुमाओगे ओमेगा से तो ये कॉइल रोटेट करेगी, तो कॉइल जो है स्मूथली रोटेट कर जाए, कॉइल ब्रेक ना हो, इसलिए यहाँ पे स्लिप रिंग्स लगाई जाती है। ठीक है, ब्रशेज का क्या फंक्शन है, ब्रशेज का फंक्शन ये है कि जो भी तुम्हारे यहाँ पर ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ईएमएफ इंड्यूस के कारण जो भी करंट आएगा उस करंट को ये बाहर वाले सर्किट में फ्लो करा देती है, ये काम है इस ब्रशेज का। बस एसी जनरेटर इतना ही है बेटा, और हमारा सारा सिलेबस कंप्लीट है। 5 मिनट का ये टॉपिक रह गया था, ये हमने भी कर लिया। अब हम करेंगे 2025 के पीवाईक्यू, और तुम लोग मोस्टली सॉल्व करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे सारे बच्चे, करेंगे। अभी जो सवाल कराया है वैसा ही है। मैम ये थोड़ा ब्लर हो रहा है। नहीं ब्लर तो नहीं है, मैम क्लियर नहीं नहीं दिख रहे वर्ड्स। सबके साथ ऐसा हो रहा है क्या, मुझे तो सही दिख रहे हैं। मैम अब ठीक है। अब देखो, जूम इन करूं कि जूम आउट, मैम बस ठीक है अब। ठीक है। मैम ऑप्शन 3। किसने बताया, खुशमीत, हाँ क्या नाम है, शुभ नाम बता दो। ठीक, देखो क्या कह रहा है कि एक कॉइल है भाई जिसका एरिया ए है, उसमें एन टर्न्स है, रोटेट कर रहा है ओमेगा वेलोसिटी से। आपने किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उसको रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, स्टार्टिंग में उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ठीक है, जो वो कॉइल होगी उसकी कॉइल के एक्सिस के परपेंडिकुलर है, यानी मैं कॉइल मान लेती हूँ कि ये एक्स वाई एक्सिस है, यहाँ पर मेरी कॉइल रखी हुई है। कॉइल की एक्सिस या तो एक्स एक्सिस में होगी या वाई एक्सिस में होगी, तो उसकी एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड की तरफ है, मान लेते हैं परपेंडिकुलर। ठीक है, अभी क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स एंड ईएमएफ इंड्यूस्ड अक्रॉस इट, दोनों मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या है फ्लक्स का, बी ए कॉस ओमेगा टी। कह रहा है कि उस समय पर एट इंस्टेंट, उस समय पर बताओ मैग्नेटिक फ्लक्स और ईएमएफ, जब तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड जो है उस कॉइल के प्लेन के पैरेलल हो जाए, उस कॉइल के प्लेन के पैरेलल हो जाए। तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी मैं मान लेती हूँ कि एक्स एक्सिस में ही मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, एक्स एक्सिस में ही मैग्नेटिक फील्ड आ गई ना,
तो बेटा जब मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में आ जाएगी तो एरिया वेक्टर कहाँ बनेगा? एरिया वेक्टर तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड आएगा। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना बन रहा होगा? 90 डिग्री का। देखो when B is parallel to the plane of the coil, है ना? उस कॉइल का प्लेन क्या होता है? प्लेन होता है किस प्लेन में रखी गई है। तो आप सपोज कर लो एक्स वाई प्लेन में रखा है, एक्स वाई प्लेन का पैरेलल क्या होगा? एक्स वाई प्लेन के पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ही तो होगी, इसी प्लेन Yes, में। ma'am. मैग्नेटिक फील्ड भी उसी सेम प्लेन में है। और एरिया वेक्टर क्या होता है भाई? प्लेन के परपेंडिकुलर। एरिया वेक्टर क्या होता है? एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है ना, परपेंडिकुलर होगा तो यानी एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90 यानी फ्लक्स तो हो गई 0। ईएमएफ कितना हो जाएगा? एन बी ए ओमेगा साइन टी साइन थीटा। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो यानी ईएमएफ तो रहेगी कितना? एन ए बी ए ओमेगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट। ठीक है। सेकंड हम लोग पढ़ ही चुके थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या था इसका? मैम ऑप्शन सेकंड। ऑप्शन नंबर 3 है ना? Two. 3 था, थर्ड नहीं था। Ma'am, option 2 होगा. मैम सेकंड। हम्म, दूसरे के करंट की वजह से होगा ना म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 थर्ड करो बेटा। थर्ड देखो क्या कह रहा है। जैसे हमने एक रॉड का निकाला है ना, कि जब मान लो मेरे पास यहाँ एक रॉड है ए और बी, ये रॉड है, इस रॉड की लेंथ एल है, और बेटा मैं ए से पकड़ के इसको घुमा रही हूँ, ठीक है, ओमेगा से ए वाले पॉइंट से पकड़ के घुमा रही हूँ, तो मेरा ईएमएफ कितना आता था बताओ? हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। किसी एक एंड से घुमाते थे तो यही आता था। यस मैम। एल मान लो अगर मैंने बोला था अगर ये लेंथ 2l होती है तो यहाँ पर एल को 2l रख देना। ये लेंथ एल होती है तो इसको, इस लेंथ को 2l रख देना, राइट। तो बस अब यहाँ पर भी देखो, इसने रॉड की जगह डिस्क दे दिया। और वो डिस्क क्या कह रहा है कि हमारे पास एक डिस्क है, उस डिस्क की आपके पास रेडियस दे दी इसने, कि उस डिस्क की जो रेडियस है वो 20 सेंटीमीटर है। द डिस्क इज हैविंग ए एंगुलर वेलोसिटी अबाउट एन एक्सिस विद इट सेंटर। मतलब डिस्क घूम रही है कहाँ पे? अपने सेंटर पे घूम रही है और परपेंडिकुलर टू द डिस्क घूम रही है। मतलब ये सेंटर हो गया और सेंटर की परपेंडिकुलर घूम रही है, यानी यहाँ से ओमेगा घूम रही है ये डिस्क। तो पोटेंशियल डिफरेंस बोल रहे हैं अबाउट द एक्सिस। देखो डिस्क की एक्सिस पे पूछा है इसने, ध्यान से देखो, अबाउट द एक्सिस ऑफ द डिस्क एंड द रिम। तो बेटा एक्सिस तो कैसी हो जाएगी? एक एक्सिस तो एक सिंपल वायर की तरह हो जाएगी एक्सिस, है ना? ये एक्सिस हो गई उसकी डिस्क की, करेक्ट। यस मैम। उस डिस्क की ये एक्सिस होगी ना। और ये रिम होता है, आपने व्हील का रिम, ये इसका एज। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। ये पूछ रहा है इसके अबाउट बताओ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट होगा। तो तुम्हें पता है ए बी के अक्रॉस कितना जनरेट होगा? बताओ, आंसर निकालो। हाँ जी,
अरे हाफ बी ओमेगा स्क्वायर ही तो होगा, ए बी के अक्रॉस कितनी वोट ले जाएगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। लेंथ क्या हो जाएगी इस रिंग की, रेडियस, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर हो गया। मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है 0.4, ओमेगा कितना दिया हुआ है 10 पाई, रेडियस कितनी है 20 सेंटीमीटर, 10⁻⁻² का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.2 इंटू 10 पाई इंटू 400 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, निकाल लोगे। Yes, ma'am. तो आई थिंक कितना ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड 3 आ जाएगा। एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपकी ये रेल है, ये यहाँ पर जो मान लेते हैं ये ए सी डी, ये जो ए सी डी पॉइंट है, यहाँ पर आपकी एक रेल है, यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट, एक हमारे पास एक कंडक्टिंग बार है, ये जो बार दिखाई दे रही है एक लेंथ की, ये क्या करती है t इक्वल टू 0 पे एकदम सी पॉइंट पे रखी हुई होती है, t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 के बाद ये चलना स्टार्ट करती है v वेलोसिटी से, जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी है। ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करती है। कह रहा है इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ तुम्हें पता है, अगर कोई भी चीज v वेलोसिटी से चलती है तो इसका ईएमएफ मैंने तुम्हें कितना बताया है, कितना आता है बेटा, बल्ब VLV। यहाँ पे लेंथ क्या आती है, लेंथ कौन सी हो जाती है, लेंथ हो जाती है इफेक्टिव लेंथ, करेक्ट। Yes, ma'am. बोलो, लेंथ इफेक्टिव लेंथ हो जाएगी। तो देखो जब ये यहाँ पहुंच गया होगा पार्टिकल, यहाँ पर तुम्हारी लेंथ पहुंच गई होगी, तो बेटा इसकी इफेक्टिव लेंथ इतनी होगी जितना मैंने ये डार्क किया है अभी, इससे ज्यादा तो इफेक्टिव लेंथ होगी ही नहीं। ये अब मान लो कि ये t इक्वल टू 0 पे तुम्हारा पार्टिकल यहाँ था, अब t इक्वल जब ये अभी चलना शुरू करता है, तो किसी भी t समय पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, x इक्वल्स टू वी टी, देखो x इक्वल्स टू वी टी कवर किया होगा। इस तरीके से है, मान लो ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो कितना डिस्टेंस चला होगा, x इक्वल्स टू, तुम्हें पता है x इक्वल्स टू वी टी चला है, ये थीटा निकालना है ना, ये वाला एंगल, तो अगर ये वीटी है तो बेटा ये वीटी हो जाएगा। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी तुम्हारी यहाँ से, एल इफेक्टिव 2 वीटी, एल इफेक्टिव कितनी हो गई 2 टाइम्स ऑफ वीटी हो गया ना। निकालना आया ये कैसे किया है, लेंथ इफेक्टिव निकालनी है, Yes, इतना ma'am. होगा, मैंने जो ये शेडेड पोर्शन किया है उतना निकालना है। टी इक्वल टू 0 पे यहाँ था, टी पे यहाँ आ गया, तो मैंने मान लिया कि यहाँ से ये एंगल थीटा है और ये एंगल भी मान लेते हैं, ये भी एंगल थीटा है। ठीक है, v वेलोसिटी से चल रहे हैं, ये यहाँ पर इसकी वेलोसिटी है v, ये लेंथ ए बी, ये मुझे लेंथ ए बी निकालनी है। तो ये थीटा कितना होगा, देखो थीटा के सामने वाली साइड ये मान लो ओ, थीटा के सामने वाली साइड क्या होती है, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, ये वाली लेंथ मैं मान लेती हूँ कितना कितनी लेंथ होगी ये, भाई सीधी सी बात है ना, ये डिस्टेंस जो चला है वो बीटी डिस्टेंस चला है, यहाँ से भी वो डिस्टेंस बीटी हो जाएगी, तो ए बी की लेंथ तुम्हारे पास सीधी कितनी आ गई 2 टाइम्स ऑफ बीटी आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लिख सकते हो हमारी ईएमएफ आई मैम, मैग्नेटिक फील्ड एज इट इज, वेलोसिटी एज इट इज, एल कितना आ गया 2 वीटी, तो इफेक्टिव ईएमएफ कितनी आई बी वी स्क्वायर 2 इंटू टी। टाइम देखो यहाँ पे टाइम का रेशो पूछ रहा है, तो टाइम का रेशो कितना आया, टी का रेशो कितना है 1, एन की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, सिंपल सा ये है। ये फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे सारे बच्चे, फिफ्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे। इसमें स्टेटमेंट दी हुई है, ए स्टेटमेंट
ये बी स्टेटमेंट, मैं इसको टिक मार कर, स्टेटमेंट सी, स्टेटमेंट डी, स्टेटमेंट ई। ए स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है? स्टेटमेंट ए इज ट्रू और फॉल्स? True. ट्रू है। सेल्फ इंडक्टेंस हमने पढ़ा था, ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है, एक ठीक है। बी वाली स्टेटमेंट बताओ। स्टेटमेंट बी, सेल्फ इंडक्टेंस डज नॉट डिपेंड ऑन द मीडियम। मीडियम के केस में बताओ, क्या मीडियम पे डिपेंड करता है कि नहीं करता? कराया है मैंने। Yes, ma'am. करता है ना मीडियम पे? Yes, ma'am. कराया था मैंने, Yes, ma'am. मीडियम पे भी करेगा, तो यानी बी भी ट्रू है। नहीं, बी इसका मतलब क्या हो गया, इसने बोला डज नॉट, तो यानी ये फॉल्स हो गया। तो बी को एलिमिनेट कर दो, इसमें बी है, ये नहीं होगा, ये भी ये नहीं होगा, ये भी ये नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। चलो फिर भी एक बार हम लोग सी ऑप्शन पढ़ते हैं, बताओ सी के साथ क्या होगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज एनी चेंज इन द करंट इन द सर्किट, ट्रू और फॉल्स? Ma'am, true. वेरी गुड, ट्रू है भाई, करंट को तो अपोज करता ही, ये काम है उसका। सेल्फ इंडक्टेंस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। इसका मतलब ये है कि जैसे मैकेनिक्स में मास होता है, क्या ऐसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में सेल्फ इंडक्टेंस है? Yes, ma'am. कैसे? एक्सप्लेन करो। देखो मास क्या होता है, मास किसे अपोज करता है? चेंज इन इनर्शिया। इनर्शिया के चेंज को मास अपोज करता है ना भाई। अगर आप जितना ज्यादा मास होगा, उसका इनर्शिया चेंज करने में उतना ही डिफिकल्टी होती है, अगर मास ज्यादा है तो। करेक्ट, तो मास अपोज इनर्शिया, मास इनर्शिया को अपोज करता है। तो ऐसी सेल्फ इंडक्टेंस किसे अपोज कर रहा है? करंट को, या चेंज इन फ्लक्स को। आप बोल सकते हो कि सेल्फ इंडक्टेंस किसे अपोज करेगा? फ्लक्स के चेंज को। तो यानी डी भी क्या है, ट्रू है। डी इज ऑल्सो ट्रू। ई देखो क्या कह रहा है कि वर्क नीड्स टू बी डन अगेंस्ट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन एस्टेब्लिशिंग द करंट। ये कह रहा है कि हमें सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि करंट एस्टेब्लिश हो जाए। अगर आप किसी सर्किट में करंट एस्टेब्लिश करना चाहते हो, तो क्या आपको सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा? ट्रू और फॉल्स? देखो सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करेगी, जो करंट तुम बैटरी से दोगे उसको क्या करेगी? अपोज। तो अगर ये अपोज कर रही है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा भाई? बिल्कुल वर्क तो करना पड़ेगा ना। तो ऑप्शन नंबर ई भी क्या है, ट्रू है। ऑप्शन नंबर ई इज ऑल्सो ट्रू। डन बेटा जी। अच्छा, सिक्स्थ क्वेश्चन Yes, करेंगे। ma'am. सिक्स्थ क्वेश्चन देखो जरा, करो सिक्स क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। तो इसमें तुम्हें ईएमएफ बताना है कितना है करंट में। केवीएल लगाओगे, ऐसे सर्किट्स में केवीएल लगाते हैं।
पहले तो ये देखो, इसने बोला है इन द गिवन सर्किट द स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट इज पुल्ड आउटवर्ड। स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट क्या है? ये इसको आप आउटवर्ड पुल्ड कर रहे हो, मतलब बाहर की तरफ ले जा रहे हो। जिस जिस तरह मैंने ऑरिव लगाया, ये आप ए से बी की तरफ उसको लेके जा रहे हो, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हम इसको पुल करते हैं तो हमारे सर्किट में जो करंट है ना वो चेंज हो जाता है। और क्या चेंज होता है कि डी आई बाई डी टी जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 8 एम्पियर पर सेकेंड से। पर ये नहीं बताया कि ये करंट बेटा डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है। उसी के अकॉर्डिंग तो हम डायरेक्शंस लेते हैं, है ना, उसी के अकॉर्डिंग तो डायरेक्शंस लेते हैं। तो डी बाई डी टी पहले तो ये पता निकालना पड़ेगा कि डी आई बाई डी टी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो आप बताओ कि कैसे पता लगाएंगे? इस रेजिस्टेंस से। भाई ये तो रेजिस्टेंस बॉक्स है, राइट। अगर इस रेजिस्टेंस बॉक्स को आप ए से बी लेके जा रहे हो, ये किसका साइन होता है? रियोस्टेट का साइन बताते हैं ना इसको, रियोस्टेट का सिग्नल साइन होता है, यानी रेजिस्टेंस वेरिएबल है। अगर आप ए से बी पे लेके जाओगे तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में क्या होगा? सर्किट का रेजिस्टेंस, सर्किट में रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो डी आई बाई डी टी क्या होगा भाई? डी आई बाई डी टी विल डिक्रीज। भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट को घटना पड़ेगा ना, हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. रेजिस्टेंस ये बॉक्स है ना, जब इसको आप ऐसे लेके जाओगे आगे की तरफ, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आगे आप बढ़ाते जा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ाते जा रहे हो, रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ तो करंट डिक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब ये तो पता चल गया कि जो करंट है वो डिक्रीज हो रहा है। दिस करंट इज डिक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग करंट है तुम्हारा। डिक्रीजिंग करंट है तो अब तुम्हें लगाना पड़ेगा सिग्नल, मतलब अब तुम्हें बनाना पड़ेगा केवीएल। केवीएल लगाओ भाई, कल जैसे सीखा था वैसे ही करेंगे। केवीएल लगाओ। कैसे? केवीएल क्या होता है, कौन बताएगा? केवीएल का क्या होता है कि मैम हम एक पॉइंट से चलेंगे और उसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे, और जितने भी मुझे पोटेंशियल दिखता जाएगा हम सबका पोटेंशियल लिखता जाएंगे अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, ठीक है। ए से बी जा रहे हैं बेटा, तुमने देख लिया करंट डिक्रीज हो रहा है, तो तुम्हारा इंडक्टर इस करंट को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, करेक्ट। आप यहाँ पे प्लस साइन करंट को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। तो या अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं इस इंडक्टर को चेंज कर सकती हूँ एक बैटरी में। किसमें? इंडक्टर को हम एक बैटरी में बदल सकते हैं। तो याद रखना, जब बेटा करंट डिक्रीज होगा तो यहाँ पर जो बैटरी बनेगी वो ऐसे बनेगी कि करंट को सपोर्ट करे। अब देखो करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ से करंट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन, और तुम्हें इस करंट को सपोर्ट कराना है, तो बेटा यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल बनाओगे और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये याद रखना। तो यहाँ पर अब तुमने बैटरी बना दी, बैटरी का साइन लिख दिया, क्या होगा? बना दी। ये तुम्हारा हमेशा के लिए कि हमेशा कैसे करना है। अगर करंट डिक्रीज हो रहा हो, ठीक है, अगर करंट डिक्रीज हो रहा हो तो जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है वहां पर नेगेटिव टर्मिनल बना दो बैटरी का, ठीक है। जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा हो उस डायरेक्शन में बैटरी का कौन सा टर्मिनल बना दो? नेगेटिव टर्मिनल। तो अब आप आराम से लिखेंगे, एक एक करके लिखेंगे। ए से बी पे देखो क्या हुआ, आप कहाँ जा रहे हो? माइनस से प्लस। तो एल डी आई बाई डी टी कैसे लिखोगे? प्लस का एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ यही होती है इसके अक्रॉस। इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ कितना होता है? एल डी आई बाई डी टी, कल ही पढ़ा था भाई। ईएमएफ के अक्रॉस बेटा ईएमएफ होती है मैम माइनस एल डी आई बाई डी टी, बट हम यहाँ पे मॉड लेंगे, ठीक है, मॉड ले लिया, करेक्ट। ए से बी हमने एल डी आई बाई डी टी हो गया। अब देखो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखनी है, रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी? आई आर। अब करंट इस डायरेक्शन में है तो भाई करंट कहाँ से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज क्या लिखते हैं? माइनस आई आई आर। ये आया प्लस का 12 वोल्ट, और ये किसके बराबर आ गया? 0 के बराबर, करेक्ट। बोलो, ये इक्वेशन लिखनी आई?
तो अगर सर्किट में ये करंट डिक्रीजिंग है ना, तो बैटरी ऐसे यहाँ पर इस इंडक्टर को ऐसे बना दो, ऐसी बैटरी में, याद रखना। क्या तरीका है? यही तरीका है, वरना दो दो चार चार में कंफ्यूज हो जाएगा। ये याद तरीका याद है कि अगर बैटरी में करंट डिक्रीज हो रहा है और हमारा करंट इस जिस डायरेक्शन में आ रहा है उस डायरेक्शन में करंट को सपोर्ट करने के लिए एक बैटरी बनाएंगे, जो इस इंडक्टर को हटा के जिसकी नेगेटिव डायरेक्शन करंट के साथ बनेगी। ठीक है, अब एल डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है? इंडक्टर दिया हुआ है 3, करंट का चेंज कितना दिया हुआ है? 8, माइनस आई निकालना है, आई की वैल्यू एज इट इज। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 12 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 24 माइनस 12i प्लस 12 इक्वल्स टू 0, 36 माइनस 12i इक्वल्स टू 0। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 3 एम्पियर, यानी 3 एम्पियर का करंट। समझ गए? अब तुम कहोगे कि मैम अगर करंट इंक्रीज हो रहा होगा तो क्या, कैसे बनाएंगे? राइट, ये तो करंट इंक्रीज का है, डिक्रीज का है। अगर मान लो मैम यहाँ पर हमारे पास आई करंट आ रहा है, ये सोलिनॉइड है, अगर अब ये करंट ऐसा आता कि डी आई बाई डी टी क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है, तो अब इसका साइन कैसे बनाते हैं आप? इसका सिग्नल कैसे बनाओगे? मैम यहाँ से करंट आ रहा है, अब तुम्हारा जो सोलिनॉइड है इस करंट को क्या करेगा? इंक्रीजिंग को अपोज करेगा। तो अपोज के लिए देखो बेटा, करंट यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल बना दो, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से तो करंट क्या होता है? निकलता है ना पॉजिटिव टर्मिनल से करंट। अब मैंने इसको अगेंस्ट करने के लिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल ही बना दिया, और यहाँ पर देखो सपोर्ट करने के लिए हमने नेगेटिव टर्मिनल बना दिया। नेगेटिव टर्मिनल में करंट एंटर करता है, तो बैटरी इसको सपोर्ट करेगी, इसके करंट को। तो सपोर्ट करने के लिए नेगेटिव टर्मिनल बनाया कि करंट आसानी से एंटर कर जाए। इसको अपोज करने के लिए कैसा टर्मिनल बना दिया? भाई करंट इंक्रीज कर रहा है तो मतलब अपोज करवाएंगे, अपोज करवाएंगे मतलब यहाँ से करंट आया तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल मिला दो, यहाँ नेगेटिव, इंडक्टर को रिमूव करके। क्लियर है? यस मैम। और अगर अब इस क्वेश्चन में करंट इंक्रीज हो रहा होता और ये बैटरी एज इट इज यहाँ 12 वोल्ट की बैटरी होती, ये तुम्हारा रियोस्टेट होता, जो वैल्यू गिवन है एज इट इज लिखते, तो यहाँ पर अब देखो, अब ये कितना हो जाता? प्लस से माइनस, तो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी हो जाता ना बेटा, और ये कितना हो जाता? माइनस का आई आर, करंट की डायरेक्शन यही है, और ये यहाँ से प्लस का 12 इक्वल्स टू 0। तो कितना बन गया? ये 24 था माइनस का, ये माइनस का आई आर, ये प्लस का 12, तो कितना आ गया देखो? माइनस का आई आर माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। आई भी 12 है, तो यानी किसकी कितनी वैल्यू आ जाती है? इसकी 1 आती ना, 1 आ जाती। इस तरीके से कर लोगे। अब ये याद रखना कि अगर अब तुम्हें इसमें ये पता होना चाहिए कि करंट इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज। ठीक है, करंट डिक्रीज होगा तो तुम्हें उसको अपोज करवाने के लिए, करंट डिक्रीज होगा मतलब उसको सपोर्ट करेंगे तो नेगेटिव टर्मिनल बना देंगे पहले। अगर करंट इंक्रीज होगा तो उसको इंक्रीज नहीं होने देंगे, फिर हम उसे घटाएंगे, तो इसलिए पॉजिटिव टर्मिनल बना देंगे। बोलो सही है? याद रहेगी, ये तरीका है, ये 101% हर कहीं काम करेगा, ये याद रखना है। ठीक है, अदरवाइज हम नेगेटिव पॉजिटिव में डी आई बाई डी टी नेगेटिव लेंगे, वो करेंगे, उसमें सो कंफ्यूजन है। आप ऐसे याद रखना। ठीक है, आई थिंक सबको पता चल गया। 8th क्वेश्चन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन करेंगे। 7th क्वेश्चन कह रहा है कि एक लूप है, एक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है, इज मूविंग आउट ऑफ ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रीजन। मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रही है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ऐसे रीजन में आ रही है, कांस्टेंट स्पीड के साथ आ रही है। तो आपको बताना है कि मैग्नेट ईएमएफ और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। ईएमएफ और टाइम के बीच में कैसा ग्राफ आएगा वो आपने बताना है। तो बताइए बेटा जी, कैसा ग्राफ आएगा? बताइए बताइए। मैम एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। ये कह रहा है कि मैं लिख के ही बता देती हूँ।
अब तुम्हें इंडक्टर वाले में साइन का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कल हमें कंफ्यूजन था, तो दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वे। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि हमारे पास ये इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस रीजन से एक हमारा लूप बाहर आ रहा है वेलोसिटी v के साथ। ऐसे बाहर आया है, यहाँ कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, एब्सेंट है मैग्नेटिक फील्ड। तो पूछ रहा है ईएमएफ और टाइम के साथ के बीच में कैसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ईएमएफ तो इंड्यूस होगी ना, क्योंकि देखो एरिया चेंज हो रहा है ना। मैग्नेटिक फ्लक्स के साथ जो एरिया लिंक है वो एरिया चेंज हो रहा है, कराया था क्लास में, ऐसे मत बोलो। बोलो कौन सा ग्राफ आएगा भाई, क्लास में कराया हुआ है, ऐसे मत बोलो तुम लोग। ईएमएफ क्या होती है इस केस में, कितना ईएमएफ आता है पहले ये बताओ। इस केस में क्या ईएमएफ आता है? हम्म, सो गए? माइनस BLV। बीएलवी आता है ना, माइनस नहीं होता है ना, बीएलवी आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी है, कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, तो ईएमएफ का ग्राफ कैसा आएगा टाइम के साथ? मैम पैरेलल वाला फोर्थ। हाँ, फोर्थ ऑप्शन कांस्टेंट ग्राफ है ना, ईएमएफ का टाइम के साथ कांस्टेंट ग्राफ आता है बेटा। फ्लक्स का इंक्रीजिंग आता है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट, सॉरी फोर्थ करेक्ट है। अगर ये फ्लक्स के बीच में पूछता कि फ्लक्स और टाइम में कैसा आता है, तो फ्लक्स और टाइम में ऐसा आता है, पहले इंक्रीज होगा फिर कांस्टेंट हो जाएगा फिर डिक्रीज होना शुरू। करवाए थे ना ये ग्राफ? यस मैम। कराए थे, पहली वाइज नहीं करा मैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये करो लास्ट। इसमें देखो तुम्हें लेंथ निकालनी है ना, कौन सी लेंथ? लेंथ इफेक्टिव, इफेक्टिव लेंथ निकालनी है। कौन सी है भाई इसमें इफेक्टिव लेंथ? ये वाली, बोलो ये इफेक्टिव लेंथ होगी ना, ये निकालनी पड़ेगी इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू। यस कैसे निकालोगे? देखो ये टोटल एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल 45 डिग्री का बन जाएगा। साइन थीटा लगा दो, साइन थीटा किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर ही तो चाहिए, इस पॉइंट को ओ मान लो, यानी परपेंडिकुलर हम ओ भी, हमें यही तो चाहिए। हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 सेंटीमीटर। ओ भी किसके बराबर आ गया? देखो 10 इंटू साइन 45 डिग्री यानी 1/√। 10 ये मीटर सेंटीमीटर में, तो मीटर करने के लिए 10⁻⁻² कर लो। तो देखो ये तो ऊपर वाली आई है ओबी, बेटा ऐसी ऑडी निकालोगे सिंपल एंगल 45 डिग्री करके, ये भी इतना ही आएगा। तो डायरेक्ट इस लेंथ को यानी बीडी लेंथ को कितनी हो जाएगी ये? 2 टाइम्स ऑफ 10⁻⁻²।
मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये हो गई ना लेंथ। Yes, ma'am. साइन थीटा से निकाल लिया आपने। पहले तो 45 डिग्री ऊपर वाला ट्राइंगल लिया, इससे ओ भी निकाला, फिर तुम्हें पता है कि सेम नीचे ही वाला है, उसकी भी सेम आएगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो लेंथ हो गई। ईएमएफ क्या आता है इस केस में, बी लेंथ इफेक्टिव मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड 1/√2 है बेटा, और देखो वेलोसिटी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, लेंथ आपने निकाल ही ली, नहीं लेंथ ये है 10/√2 इंटू दिस। ठीक है, कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आराम Yes, से। ma'am. Yes, ma'am. ऐसे ही सेम क्वेश्चन देखो तुम्हारे 2024 में भी आया था, ये 25 का है, हाँ ये 25 का है। 2024 के मैं तुम्हें अभी तो नहीं दूंगी क्योंकि कल तुम्हारा रोटेशन का टेस्ट है, तो वो पढ़ लेना, रोटेशन का कुछ रिवाइज कर लेना, फॉर्मूला वगैरह। मंडे से भी नया चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, ठीक है बेटा। Yes, ma'am. इस चैप्टर में Yes, किसी को कोई ma'am. दिक्कत है तो बता देना, मैं ये तुम्हें शेयर कर दूंगी, ठीक है। आई विल शेयर दिस, ओके मैम। ठीक है। किसी का डाउट है तो बेटा पूछ लो। इस चैप्टर में अगले हफ्ते नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ रोटेशन। नितांत रोटेशन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले आने चाहिए, टॉर्क आना चाहिए जिसमें हम इक्विलिब्रियम, रोटेशनल इक्विलिब्रियम वाले चीजें करते हैं। और तीसरा जब वो होता है ना एक इंक्लिनेशन प्लेन पे हम लोग अलग अलग बॉडीज को ड्रॉप कराते हैं, तो वेलोसिटी कितना होगा, टाइम कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, वो वाला कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ठीक है। बस ये 3-4 टॉपिक कर लो, हो जाएगा। और किसी को कुछ पूछना है? नया चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, एसी एसी, ठीक है, एसी स्टार्ट करेंगे मंडे से। ओके बेटा, बाय बाय एवरीवन, Bye, ma'am. Thank you, ma'am. बाय बाय।